अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम अपने सेशन में टॉपिक एंजाइम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत इजी टॉपिक लगता है और आप लोग को बहुत नॉलेज होगी इसके बारे में। हम जब एंजाइम्स की बात करते हैं तो आप लोग के जहन में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आता है, क्योंकि डाइजेशन में भी आपने बहुत सारे एंजाइम्स पढ़े हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, उसे कौन कैटालाइज कर रहा होता है? एंजाइम्स कैटालाइज कर रहे होते हैं। अगर ये एंजाइम नहीं हो, हम अपनी बॉडी से इन एंजाइम्स को निकाल दें, तो हमारी लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी। एंजाइम्स के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल?
क्योंकि जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारे अंदर, हमें वो बहुत रैपिड चाहिए होते हैं। कोई प्रोडक्ट बन रहा है, हमारी नीड है कि हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स बने और जल्दी बने, और वो काम कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस आपको पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो एंजाइम्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था, रिकॉल करते हैं, देखते हैं कि आपको कितना याद है। एक एमसीक्यू से उसका आंसर्स देखेंगे और आप लोगों ने सबने आंसर्स बताने हैं मुझे। लास्ट सेशन के मैंने सबके आंसर्स चेक किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हुए थे, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके मैंने देखा कि उन्होंने रॉन्ग ऑप्शंस मार्क किए हुए थे। तो आज के भी मैंने आपके आंसर्स चेक करने हैं, तो आप बहुत ध्यान से आंसर्स मार्क करोगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, देखते हैं कि किस किस को याद है। सबने आंसर्स देने हैं। अ 3 डायमेंशनल कैविटी, एक 3 डायमेंशनल कैविटी है बेयरिंग अ स्पेसिफिक चार्ज। उस कैविटी में कोई एक स्पेसिफिक चार्ज होता है और वो क्या करती है, बाय विच द एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, और उस कैविटी की वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? आपको आंसर्स पता होगा, फिंगर टिप में होनी चाहिए ये पॉइंट आपके। तो जल्दी से आंसर्स करोगे। क्या वो कैविटी एक्टिव साइट कहलाती है? क्या वो एलोस्टेरिक साइट है, रेगुलेटरी साइट है, या नन ऑफ दीज है? बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन ए, एक्टिव साइट। एंजाइम के पास एक ऐसी कैविटी होती है, 3 डायमेंशनल कैविटी होती है, चार्ज बेयरिंग होती है, जिसके साथ सबस्ट्रेट इंटरैक्ट करता है, ज्वाइन करता है और वो फिर कैटेलाइज कर पाता है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम अपना। जब एंजाइम्स की बात हो रही होती है, इट्स मीन के एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम कैटलिस्ट हैं। एंजाइम क्या कर रहे होते हैं? हमारे रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, डिफरेंट डिस्कवरीज करी थी हमारे पास। डिफरेंट साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई सब्सटेंस ऐसे हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करवा रहे हैं। वो सब्सटेंसेस क्या हैं? वो एंजाइम्स हैं। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे, कूने, उन्होंने जो है वो ये टर्म दिया था। जो एंजाइम की टर्म है वो किसने दी थी? कूने ने दी थी। फर्दर डिस्कवरीज होती गई, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट डिस्कवरीज करी। हमारे पास समनर आए थे। समनर ने कहा कि एंजाइम्स की जो नेचर है वो कैसी होती है? प्रोटीन इन नेचर होती है। तो यहाँ पे हम एंजाइम को समराइज करके एंजाइम के सारे कैरेक्टर्स देख रहे हैं। क्या कैरेक्टर्स होते हैं एंजाइम के? कि एंजाइम रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, हमें जल्दी जल्दी रिएक्शंस करवाने हैं, रैपिड रिएक्शंस की नीड होती है, और वो कौन करवाते हैं? वो एंजाइम्स ही करवा रहे होते हैं। बहुत बहुत नेसेसरी होते हैं एंजाइम। और ये स्पीड अप कैसे करते हैं? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ये पॉइंट हम अभी ही इसी लेक्चर में आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, इसका पूरा ग्राफ देखेंगे। देन हम क्या देखते हैं एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम जो है वो नेचर या एंड प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें अफेक्ट नहीं करते। एंजाइम जस्ट क्या कर रहे होते हैं? रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। यानी एंजाइम खुद जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, ऐसे कि वो कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। एंजाइम हमें एज इट इज वापस मिल जाता है, जस्ट हमारे रिएक्शन को रैपिड करवाता है। स्पेसिफिक इन नेचर होता है, स्पेसिफिक इन एक्शन होता है। इसकी एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल आप सबने पढ़ी होगी, पेप्सिन की। जैसे पेप्सिन एंजाइम है, किसको ब्रेक डाउन करवा रहा होगा? पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाता है। तो ये इसकी स्पेसिफिक नेचर होती है। स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, ये भी बहुत एक अच्छी पॉइंट है एंजाइम का कि स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है वो इन दी एंड हमें वापस मिल जाता है और वही एंजाइम फिर रिएक्शन में रीयूज हो जाता है। इसलिए हमें स्मॉल अमाउंट में जो है वो क्या रिक्वायर्ड होते हैं? एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। एंजाइम जो है वो सेंसिटिव होते हैं पीएच एंड टेम्परेचर के। एंजाइम को पता होता है कि अगर कोई एक एंजाइम है, उसे पता है कि मैंने इसी पीएच में काम करना है, इसी पीएच, इसी टेम्परेचर पे मैंने वर्क करना है, यही पीएच मेरे लिए सूटेबल है, यही टेम्परेचर मेरे लिए सूटेबल है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि सेंसिटिव होते हैं। अगर एंजाइम को वो कंडीशन ना मिले तो एंजाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं। जैसे पेप्सिन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो पेप्सिन जो है वो स्टमक में एक्टिव होता है, और स्टमक का मीडियम जो है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। आप लोगों ने मेरे साथ साथ आंसर करना है। जैसे मैंने बोला अभी, स्टमक में हम क्या देखते हैं? मीडियम कैसा है?
एसिडिक है, इसका आंसर आप लोगों को दोगे। जैसे हम लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं, क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स आंसर कर रहे होते हैं, आपने ऐसे ही जो है वो चैट बॉक्स में आंसर्स करने हैं और मैंने फिर सबके आंसर्स को चेक करूंगी बाद में। सो एंजाइम्स हम क्या देखते हैं कि सेंसिटिव होते हैं, उनको अपनी पीएच चाहिए होती है, उनको अपने टेम्परेचर चाहिए होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव भी होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी टेम्परेचर से रिलेटेड। फीवर को अगर हम डिस्कस करते हैं तो फीवर के लिए हम क्या कहते हैं, फीवर जरूरी भी है, ये भी आपने सुना होगा, फीवर नेसेसरी होता है, और फीवर इवल भी है, ये भी आपने सुना होगा। अगर बहुत हाई फीवर हो जाए तो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले फीवर रिड्यूस करवाना है। तो क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या मौजूद है, एंजाइम्स मौजूद हैं, और एंजाइम जो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही वर्क कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो फिर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, फिर एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। तो फीवर होता क्यों है, जैसे हमारी बॉडी में कोई जर्म आया, कोई फॉरेन एजेंट आ गया, अब वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने आया है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को पता है कि उसको कैसे रोकना है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, फीवर कॉज करता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, ताकि हम उसी टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो जर्म्स है वो फिर एक्ट ना कर सके, वो मर जाए। लेकिन इविल भी कहा जा रहा होता है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी भी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन्स की बनी हुई है, हमारी बॉडी में भी क्या मौजूद है, एंजाइम्स मौजूद हैं। तो वो फीवर फिर हमारी बॉडी के अपने ही एंजाइम्स को भी फिर क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकता है। तो एंजाइम जो है वो सेंसिटिव होते हैं पीएच के और टेम्परेचर के। लास्ट पॉइंट है टर्नओवर। टर्नओवर ये शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे। टर्नओवर नंबर क्या होता है कि हम क्या देखते हैं कि एक एंजाइम है वो किसी भी यूनिट टाइम में, जैसे मैं 1 मिनट ले लेती हूँ, 1 मिनट में वो कितने सबस्ट्रेट्स को, कितने रिएक्टेंट्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, वो उसका क्या है, टर्नओवर नंबर है। तो एक एंजाइम है जो यूनिट टाइम में ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट कर रहा है, तो इट्स मीन उसका टर्नओवर ज्यादा है, इट्स मीन कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी है उस एंजाइम की। सो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू, जैसे अभी मैंने बताया स्पेसिफिक होते हैं, और स्पेसिफिक क्यों होते हैं, क्या उनके हाई मॉलिक्यूलर वेट की वजह से स्पेसिफिक होते हैं, या जो उनके अंदर बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, या पीएच सेंसिटिविटी की वजह से होते हैं, या फिर सरफेस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक्टिव साइट पर जाकर जो है वो क्या करेंगे, सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, वो एक स्पेशल 3D कैविटी होती है। तो एंजाइम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो उसको क्या प्रोवाइड करती है, उसको स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है। ये भी फर्दर अभी हम जब मॉडल डिस्कस करेंगे, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल, इसमें और आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन हम आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एंजाइम, या फिर टाइप्स ऑफ एंजाइम भी कह सकते हैं। एंजाइम्स की अगर हम टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास सिंपल एंजाइम्स भी आते हैं। सिंपल एंजाइम जस्ट सीधे साधे सिंपल होते हैं, यानी वो सिर्फ किसके बने हुए होते हैं, वो सिर्फ प्रोटीन्स के बने होते हैं, कंसिस्ट ओनली ऑफ प्रोटीन पार्ट। ऐसे एंजाइम्स को हमने क्या कह दिया कि वो सिंपल एंजाइम है। इसकी एग्जांपल हमारे पास पेप्सिन है। देन हमारे पास आते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम वो होते हैं जो कि जिनमें प्रोटीन पार्ट तो होता ही है, लेकिन उनके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है। ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में हम किसको डिस्कस करते हैं, होलो एंजाइम को डिस्कस करते हैं। तो अब आपने यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि ऐसे एंजाइम्स जिनमें प्रोटीन पार्ट भी है और जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, तो वो तब ही फंक्शनल होते हैं जब उनका वो नॉन प्रोटीन पार्ट उनके साथ अटैच होगा। यानी होलो एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो होलो एंजाइम में मैंने अभी आपको बताया 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एपो एंजाइम। बट ये एपो एंजाइम कैसे होंगे, ये एपो एंजाइम इनएक्टिव होंगे। इनएक्टिव क्यों होंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया होलो एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, और वो तब तक ही फंक्शनल होंगे जब तक उनके साथ ये नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच नहीं होगा। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हमने क्या नाम दे दिया, कोफैक्टर का नाम दे दिया, राइट। सो अब यहाँ पर हमारे पास कोफैक्टर की भी टाइप्स, हमने उसको डिवाइड कर दिया कि कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। और अगर कोफैक्टर हमारे पास इनऑर्गेनिक है
तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में क्या आते हैं, हमारे पास मेटालिक आयंस आते हैं जिन्हें हमने क्या नाम दिया है, एक्टिवेटर का नेम दिया है। और अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक को भी फर्दर हमने फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप ये चार्ट एज इट इज याद कर लोगे तो आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो लर्न हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कोफैक्टर क्या है, कोएंजाइम क्या है, हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। तो आप ये चार्ट एज इट इज याद करोगे तो आपको पूरा ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक है उनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, एक है हमारे पास कोएंजाइम। कोएंजाइम वो होते हैं जो कि हम ये कहते हैं कि विटामिन से ड्राइव्ड होते हैं और डिटैचेबल होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक भी कैसे थे, डिटैचेबल थे। ऑर्गेनिक में जो कोएंजाइम है वो भी कैसे होंगे, डिटैचेबल होंगे। लेकिन एक हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन डिटैचेबल होते हैं। इट्स मीन कि टाइटली बाउंड हो जाते हैं और फिर ये नॉन डिटैचेबल होते हैं। ऐसे ग्रुप्स को हमने क्या नाम दे दिया, प्रोस्थेटिक ग्रुप का नेम दे दिया। अब अगर इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि एपोएंजाइम है, एपोएंजाइम के ऊपर क्या लग रहा है, कि अटैच हो रहा है, कोफैक्टर। अभी एपोएंजाइम है, एपोएंजाइम के नीचे आप देखोगे कि विदाउट द कोफैक्टर अटैच द प्रोटीन इज नॉट एक्टिव। जब तक कोफैक्टर नहीं लगेगा तब तक प्रोटीन एक्टिव नहीं होगा। क्यों है ऐसा, क्योंकि जब कोफैक्टर आके अटैच होगा तभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक्टिव साइट की प्रॉपर शेप आ रही है जिसके साथ जाके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंड देन फिर वो एंजाइम हम क्या कहेंगे, उसे होलो एंजाइम का नाम देते हैं जो कि एक्टिव होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर्स आप लोग जल्दी से बताओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अ कॉन्जुगेट एंजाइम हैविंग बोथ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। ऐसा एंजाइम जिसमें दोनों पार्ट्स हो, प्रोटीन पार्ट्स भी हो और नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी हो, ऐसे एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एपोएंजाइम। एपोएंजाइम तो जस्ट प्रोटीन पार्ट है। कोएंजाइम, कोएंजाइम तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो अटैच होते हैं। सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम वो कॉन्जुगेट एंजाइम है जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। और एक्टिवेटर, एक्टिवेटर भी खुद नॉन प्रोटीन पार्ट है जस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपकी बुक में मेंशन थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो होलो एंजाइम है वो तब ही एक्टिव होंगे या वो तभी फंक्शनल होंगे जब उनके साथ जाके कोफैक्टर अटैच होगा, तो इसमें एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म होती है। बट जैसे हमने सिंपल एंजाइम्स पढ़े, पेप्सिन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो पेप्सिन में भी हमें ये नजर आता है कि एक्टिव फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये आपने पढ़ा होगा डाइजेशन में कि पेप्सिन की एक्टिव फॉर्म होती है और इनएक्टिव फॉर्म होती है। जल्दी से आप मुझे नेम भी बताओगे कि पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या नेम करते हैं, उस एंजाइम का क्या नाम है। तो पेप्सिन जो है वो क्या है, डू नॉट रिक्वायर कोफैक्टर, क्योंकि पेप्सिन जो है वो क्या है, सिंपल एंजाइम है। बट जो पेप्सिन की फॉर्म है पेप्सिनोजेन, राइट, कौन सी फॉर्म होती है, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो है वो स्टमक वॉल से सिक्रीट होती है और वो किस फॉर्म में होगी, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। और वो इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि उसके साथ उसकी एक्टिव साइट पे एक एडिशनल जो है वो पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट लगा होता है। और ये पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट जो है वो फिर सबस्ट्रेट को अटैच होने नहीं दे रहा होता है। और जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो इट्स मीन कि रिएक्शन नहीं होगा, इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही ये एंजाइम जब स्टमक में आता है, स्टमक की कैविटी में आता है और मीडियम जो है वो उसका एसिडिक होता है क्योंकि उसमें HCl मौजूद होता है, तो उसका जो ये एडिशनल फ्रेगमेंट लगा है ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। और जैसे ये रिमूव होगा तो हमारा एंजाइम जो है वो एक्टिव होगा और उसे हमने क्या नाम दे दिया, पेप्सिन का नेम दे दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से आंसर कर लोगे। क्या करना है हमने यहाँ पे आंसर, डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड पेप्सिनोजेन। क्या डिफरेंस है अभी हमने पढ़ा, क्या पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड पेप्सिनोजेन इज पेप्टाइडोग्लाइकेन डाइजेस्टिंग एंजाइम, क्या ऐसा कुछ है, नहीं, ऐसा भी नहीं पढ़ा हमने। क्या पेप्सिन सिंगुलर और पेप्सिनोजेन प्लूरल फॉर्म है, ऐसा भी कुछ नहीं है। पेप्सिन इज एन एक्टिव फॉर्म एंड पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव फॉर्म। सो ये अभी हमने पढ़ा, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म होती है और पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म होती है। क्लियर है यहाँ तक। लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बट आर प्रोड्यूस एट डिफरेंट प्लेस। ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक ही एंजाइम है, उसकी इनएक्टिव फॉर्म है एंड देन वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक आप सबको? देन हम अब एंजाइम की बात करें। एंजाइम के हमने कैरेक्टर्स देख लिए। अब अगर हम एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम किस तरह से वर्क कर रहा होता है, क्या काम कर रहा होता है, स्पीड अप कैसे कर रहा होता है, वो हमने किस ग्राफ से समझने। जो ग्राफ आपके सामने है इससे इसको समझना है, और जस्ट ये ग्राफ अगर अंडरस्टैंड कर लोगे तो कंप्लीट टॉपिक भी आप पूरा अंडरस्टैंड कर लोगे। क्या कह रहे हैं इस ग्राफ में? इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है सबसे पहले एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आपके पास एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किस में? प्रोडक्ट में। लेकिन जब उसे कन्वर्ट होना है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, तो वो डायरेक्टली तो कन्वर्ट नहीं होगा। पहले उसमें अंदर कुछ पुराने बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, वो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी आती है, एक अनस्टेबल स्टेट भी आती है। जब बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, तो जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए। यहाँ पर ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। अब उस रिएक्टेंट के पास ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी तब ही वो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और तब ही वो फिर उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे जो रेड वाली लाइन है, एक ब्लू वाली लाइन है जो विदाउट एंजाइम है और एक रेड वाली लाइन है जो कि विद एंजाइम है। विद एंजाइम के साथ क्या हो रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो चुकी है? यहाँ पर रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। तो अब एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम उस रिएक्टेंट के साथ बाइंड होता है और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड थी उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। उसको कम करने से क्या होगा? जब वो एनर्जी कम हो जाएगी तो जल्दी से रिएक्शन स्टार्ट होगा, जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट आएगी और जल्दी से फिर क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो इट्स मीन कि जो रिएक्शन पहले ज्यादा टाइम लग रहा था अब वो जल्दी हो जाएगा। सो जो विद एंजाइम है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्या नजर आ रही है? कम नजर आ रही है। इसमें एक और पॉइंट आपने याद रखना है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ब्लू लाइन हो या रेड लाइन हो, दोनों किस पे एंड हो रहे हैं? बिल्कुल सेम पॉइंट पे एंड हो रहे हैं। यानी विद एंजाइम हो या विदाउट एंजाइम हो, तो जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, इनिशियल एनर्जी और जो फाइनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। ये पॉइंट भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बट सिर्फ एंजाइम क्या कर रहा है? सिर्फ एंजाइम जो है वो कुछ ऐसे वेज प्रोवाइड कर रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी की जो नीड है वो क्या हो गई? कम हो गई, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक में। एंजाइम क्या कर रहा है? लोअर कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को। क्लियर? मोड ऑफ एक्शन एंजाइम करता क्या है, कैसे कर रहा होता है? अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास साइंटिस्ट आए थे एमएल फिशर, और एमएल फिशर ने जो है वो क्या किया था? एक मोड ऑफ एंजाइम एक्शन दिया था कि एंजाइम एक्ट कैसे कर रहा होता है। तो बहुत इजी है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में हम क्या देखते हैं कि जैसे एक लॉक होती है और एक की होती है। एक की जो है वो एक ही लॉक पर जाके फिट होती है और वो उसी से ही ओपन होता है। ठीक है, तो लॉक एंड की मॉडल में हमें क्या बताया एंजाइम से रिलेटेड कि एंजाइम के पास एक ऐसी साइट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। जैसे यहाँ पर मैं एक एंजाइम ड्रॉ करती हूँ, ये हमारे पास एक एंजाइम है और इस एंजाइम की जो ये साइट है, ये साइट क्या कहलाएगी? एक्टिव साइट। इसकी एक स्पेसिफिक शेप है और लॉक एंड की मॉडल ने क्या कहा था? ये शेप कैसी होती है? ये रिजिड होती है, डेफिनाइट शेप होती है, रिजिड होती है, इसमें कोई चेंज अकर नहीं होगा। अब अगर कोई प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट हमारे पास ऐसा है, कोई सबस्ट्रेट ऐसा है जिसकी शेप मैच होगी, वही यहीं जाकर क्या होगा? वही इस पर आके बाइंड करेगा। तो ये हमें किसने मॉडल दिया था? फिशर ने दिया था। लॉक एंड की मॉडल था, क्या बोला था फिशर ने? कि एक्टिव साइट की रिजिड शेप होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ड्यूरिंग द रिएक्शन भी कोई चेंज नहीं होगा और आफ्टर द रिएक्शन भी कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन। अब यहां पर एक पॉइंट आता है। एक पॉइंट क्या आता है कि ये तो हमारे पास रिएक्टेंट था, ये तो हमारे पास सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट बाइंड कर गया, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और बनाती हूँ, ये मैंने एक और कंपाउंड बनाया, एक और मॉलिक्यूल बनाया जो ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ।
इसकी शेप भी बिल्कुल सेम है। तो ये शेप भी बिल्कुल सेम है, ये भी जाके क्या होगा, बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पर जाके बाइंड कर जाएगा। शेप तो सेम है, लेकिन ये सबस्ट्रेट नहीं है। सबस्ट्रेट से सिमिलर शेप है लेकिन सबस्ट्रेट नहीं है, और ये प्रोडक्ट में भी नहीं कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे उस कंपाउंड को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? आप लोग जल्दी से इसको आंसर करोगे, इसे हम क्या कहेंगे? और इसको फिर मैं फर्दर आगे डिस्कस करूंगी। सो डायग्राम में भी अगर हम देखें, डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं कि ये मेरे पास एंजाइम है, एंजाइम के साथ जो है वो सबस्ट्रेट आके बाइंड कर रहा है, एक्टिव साइट से मैच कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी शेप। देन यहाँ पर जो है वो क्या फॉर्म होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ES कॉम्प्लेक्स लिखते हैं हम, EX कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। एंड देन फिर हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है, EP कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंड देन प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एंजाइम हमें जो है वो एज इट इज मिल गया, और यही एंजाइम जो है वो वापस फिर रीयूज हो जाएगा। देन अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट मॉडल, हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, मैम डज द एंजाइम एक्ट एज अ की और द सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट और एंजाइम बिल्कुल डिफरेंट हैं। एंजाइम के साथ जाके सबस्ट्रेट एक्ट करता है, एंजाइम के साथ जाके सबस्ट्रेट ज्वाइन होगा। सबस्ट्रेट की शेप और एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप है वो कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, जो आपको ये ब्लू कलर से दिखाया है, दिस वन, ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है। लेकिन आपको जो यहाँ पर येलो कलर से ड्रॉ करके दिखाया है, ये क्या है, एंजाइम है। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो सबस्ट्रेट यानी हमारा रिएक्टेंट, वो एंजाइम से जाके बाइंड होगा एक्टिव साइट पे, एंड देन फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। क्लियर? लॉक एंड की मॉडल की अगर हम बात करते हैं, तो लॉक एंड की मॉडल में हम क्या देखते हैं कि सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए थे। देन हमारे पास जो है वो एक एडवांस मॉडल आया था, जो कौन सा है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब आपने इसके नाम से याद रखना है, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि जबरदस्ती करना या मजबूर करना। तो अब इसमें होगा क्या, जैसे अगर हम डायग्राम में भी देखें, यहाँ पर डायग्राम बहुत जरूरी होती है क्योंकि डायग्राम से आपको मेमोराइज हो जाता है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखो, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, सर्कुलर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट करो एंजाइम की एक्टिव साइट, तो क्या ये बिल्कुल सिमिलर है, क्या ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, मैच कर रही है? नहीं। तो इंड्यूस फिट मॉडल में कौशलन ने क्या बोला था कि जो एक्टिव साइट है वो कैसी होती है, एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है। एक्टिव साइट जब वो मॉडिफाइड हो जाएगी जब सबस्ट्रेट आके इंटरेक्ट करेगा। जैसे मेरे पास ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, अब सबस्ट्रेट आ रहा है, अभी इसकी शेप जो है वो मैच नहीं करी। जैसे ही सबस्ट्रेट इससे इंटरेक्ट करेगा, ये इसको इंड्यूस्ड करेगा, एंजाइम को मजबूर करेगा कि इसके साथ आके बाइंड करो। एक्टिव साइट की जो शेप है वो फिर फ्लेक्सिबल होगी और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी। तो इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल कह रहे होते हैं। सो अब होगा क्या, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, एक लॉक में एक ही की लग रही होती है, यानी एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, एक ही रिएक्शन करवाएगा। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में क्या होगा, जो उससे रिलेटेड सबस्ट्रेट्स होंगे, जो अदर कंपाउंड्स होंगे जो उससे रिलेटेड होंगे, वो भी फिर इस एंजाइम से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मोर देन वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कैन अटैच, मोर देन वन टाइप वो होंगे जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे। एंजाइम कैन कैरी मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन, एक से ज्यादा रिलेटेड रिएक्शन भी वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन जल्दी से आप लोग आंसर करोगे, कर चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर चुके होंगे इसके। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल, सबस्ट्रेट इंड्यूस चेंजेस इन। इंड्यूस फिट मॉडल ने क्या बोला है कि सबस्ट्रेट जो है वो किस में चेंज इंड्यूस करता है, क्या एंजाइम के फंक्शन ही चेंज कर देगा, या एंजाइम की एक्टिविटी चेंज कर देगा, या एंजाइम की कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब एंजाइम किन अमाइनो एसिड से मिलके बना है, कौन से प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है उसके अंदर, बल्कि वो क्या कर रहा है यहाँ पे, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, जो उसकी शेप है, उसको इंड्यूस्ड करवा रहा होता है। क्लियर? देन हमारे पास क्या है कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन। जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी है
वो कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो कौन से स्मॉल पोर्शन करवा रहा होता है, एक्टिव साइट, पैसिव साइट, रेगुलेशन साइट या एलोस्टेरिक साइट। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक्टिव साइट। इधर मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगी कि अगर हम एक्टिव साइट की बात करते हैं तो एक्टिव साइट के हमारे पास दो रीजन्स होते हैं। कौन कौन सी साइट्स होती हैं, एक कहलाती है बाइंडिंग साइट और एक कहलाती है कैटालिटिक साइट। दो साइट्स होती हैं। बाइंडिंग साइट का काम क्या है कि वो उस सबस्ट्रेट को बाइंड करवाएगा। देन एक्टिव साइट का ही एक और रीजन होता है कैटालिटिक साइट, और वो फिर क्या करवाता है, कैटालिसिस करवा रहा होता है, रिएक्शन की कैटालिसिस करवाएगा। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, इसमें तो जस्ट एक्टिव साइट है ऑप्शन में, तो आप एक्टिव साइट पर ही मार्क करोगे। लेकिन अगर मोर स्पेसिफिकली कैटालिटिक साइट मेंशन है इसमें, तो फिर आप किसको मार्क करोगे, कैटालिटिक साइट को मार्क करोगे, क्योंकि कैटालिटिक एक्टिविटीज के बारे में पूछ रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा कंफ्यूज हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा। जस्ट आपने इसको इस ग्राफ से अभी अभी समझना है और अभी अभी आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ को नोट करें, सबसे पहले तो एक सेंटर पॉइंट, आपके पास जो एक ग्राफ आ रहा है उसमें एक पीक पॉइंट आ रहा है, दिस वन। ये वो पॉइंट है जिसमें जो एंजाइम की एक्टिविटी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो सबसे ज्यादा है। और इसी पॉइंट पर अगर हम टेम्परेचर देखें, यहां पर जो मेरे पास टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो ये हमने इस ग्राफ से भी देख लिया, क्योंकि यहाँ पे एक पीक पॉइंट आ रही है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, मैक्सिमम है। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मैं इस तरफ जाऊं, एक्स एक्सिस पर आप लोग नोट करोगे, या फिर मैं इस तरफ जाऊं, टेम्परेचर बढ़ाऊं या फिर टेम्परेचर को कम करूं, दोनों केसेस में ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। चाहे मैं एंजाइम का जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा दूं या कम कर दूं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें भी दो पॉइंट हैं। एक हमारे पास क्या है कि जब हम टेम्परेचर को रिड्यूस्ड करते हैं, क्या करेंगे, टेम्परेचर को रिड्यूस्ड करेंगे, तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो एंजाइम जो है वो क्या होंगे, डीनेचर होंगे। ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी मुझे जल्दी से आपने आंसर करना है, देन मैं फिर आपको बताऊंगी कि क्या रीजन है इसका, कि एंजाइम जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएंगे, और जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ाएंगे तो क्या होंगे, डीनेचर हो जाते हैं। दोनों केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। जल्दी से आंसर बताओगे आप लोग मुझे। नीचे अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने एक समराइज करके लिखा है, हीट का एरो ऊपर लगाया हुआ है यहाँ पे, यानी हीट बढ़ रही है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन है, शुरू में तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा जब तक कि हम कहाँ ना पहुंच जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर में। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्या रीजन है इसका, हीट देंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो कोलिजन होती है मॉलिक्यूल्स की, वो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम इसे बढ़ाते ही जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा भी बढ़ा दें, तब क्या होगा, तब जो एंजाइम के अंदर के एटम्स हैं उनकी जो मोशन है वो बहुत ज्यादा तेज मूव करना शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, इतने ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे कि वो उसकी शेप ही क्या हो जाएगी, फिर डीनेचर हो जाएगी। तो लॉस ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, यानी एंजाइम का जो अपना स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, वो लॉस हो जाएगा और एंजाइम क्या होंगे, डीनेचर हो जाएंगे। इसमें जो है वो हमने एक बुक में एक लाइन पढ़ी है हमारे पास। बुक में लाइन क्या है कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं until the optimum temperature, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक हम 10 डिग्री राइज करेंगे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, Q10 लॉ कह रहे होते हैं।
Q10 लॉ, क्योंकि यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कि आपकी बुक में जस्ट लाइन लिखी है, लॉ मेंशन नहीं है, बट इसको हम Q10 लॉ कह रहे होते हैं क्योंकि 10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो हम राइज कर रहे होते हैं, और 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से जो है वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो इसको याद रखोगे आप लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अनटिल द ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद भी आप बढ़ाओगे तब रेट ऑफ रिएक्शन पे डबल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर हम ह्यूमन एंजाइम्स की बात करें, हमारे अंदर जो एंजाइम्स हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्या होता है, हमारा अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है, और वो क्या है, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे थोड़ा बहुत जो है वो करीब करीब जो है वो एंजाइम वर्क करता है, बट हम क्या कहते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, और वही जो है वो हमारे एंजाइम के ऑप्टिमम टेम्परेचर है। सिन्हा कुमारी का क्वेश्चन है, अगर हीट लो हो तो, अगर हीट लो हो मतलब कि हीट नहीं है, तो इट्स मीन कि उनके अंदर जो है वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर रिड्यूस करना, टेम्परेचर रिड्यूस है मतलब कि उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब मोशन में नहीं आएंगे। जब काइनेटिक एनर्जी कम नहीं है तो मोशन में नहीं है, तो कोलिजन नहीं होगी, कोलिजन नहीं होगी तो फिर वो जो रिएक्शन है वो प्रोसीड ही नहीं होगा। तो हम क्या कहते हैं, एंजाइम फिर क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर उन्हीं एंजाइम को इनएक्टिव करने के लिए जब हमें एक्टिवेट करना होता है दोबारा, तो जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है उसे हमने एक टर्म दी है, उसे हमने नाम क्या दिया है, मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम, ये सारी टर्म्स आपने याद रखनी है। मिनिमम टेम्परेचर क्या है, ये वो टेम्परेचर है जो हमें एंजाइम को देना होगा ताकि वो इनएक्टिव फॉर्म से किस में आ जाए, एक्टिवेट हो जाए। तो क्लियर है सिन्हा कुमारी आपका क्वेश्चन कि अगर हीट लो हो तो हीट लो होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कम होगा, क्योंकि उसमें कोलिजन नहीं हो रही होगी मॉलिक्यूल्स की, और जब कोलिजन नहीं होगी तो चांसेस भी नहीं होंगे रिएक्शन होने के। देन हमारे पास जो है वो पीएच है, और अगर हम पीएच की बात कर रहे होते हैं तो पीएच की भी स्टोरी बिल्कुल सेम है जैसे हमने टेम्परेचर का ग्राफ पढ़ा। अगर हम पीएच का ग्राफ यहाँ पर देखें तो पीएच के ग्राफ में हमें क्या नजर आएगा, सेंटर में ये वो पॉइंट है, ये वो पीएच है जहां पर एक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मैक्सिमम है, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है। इस पीएच को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच कह रहे होते हैं। इस ऑप्टिमम पीएच से अगर हम उस पीएच को कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर आपको दो एंजाइम्स गिवन है, एक पेप्सिन की एग्जांपल दी हुई है और एक ट्रिप्सिन की एग्जांपल दी हुई है। तो पेप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच है वो एसिडिक है, वो 2 के अराउंड है, और ट्रिप्सिन का अगर आप ऑप्टिमम पीएच देखो तो वो हमें क्या नजर आती है कि वो एल्कलाइन होती है, बेसिक होती है। तो क्लियर है, तो पीएच एंजाइम जो है वो बहुत नैरो रेंज के पीएच पे वर्क करते हैं। अगर एंजाइम के पीएच को डिस्टर्ब कर देंगे तो जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो शेप है, फिर वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, और एंजाइम जो है वो फिर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। देन हमारे पास जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत इजी है, ये भी आपको फिंगर टिप्स में याद हो जाना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैं कुछ एंजाइम्स ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 यूनिट्स ऑफ एंजाइम्स ले लिए। कितने यूनिट्स ले लिए, 100 यूनिट्स ले लिए। अब मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँगी, मैं यहाँ पर सबस्ट्रेट ऐड करती हूँ। मैंने एक सबस्ट्रेट ऐड किया, वो एंजाइम से जाके इंटरेक्ट होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट बढ़ाती जाऊँगी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली बात है बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम आता है, यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट ऐड कर रही हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट एक टाइम आएगा। ये वो कौन सा टाइम है, दिस वन, जब जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है और जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाएगी। सैचुरेशन भी कहते हैं, सैचुरेटेड हो जाना, या फिर इक्विलिब्रियम, ये भी हम कह सकते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बराबर है। 100 यूनिट एंजाइम डाले थे, 100 ही सबस्ट्रेट है, सारे जाके बाइंड कर गए। जब सारे जाके बाइंड कर जाएंगे, अब मैं अगर कोई एक्स्ट्रा भी ऐड करती हूँ सबस्ट्रेट तो वो जाके रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम सारे पहले से क्या है, ऑक्युपाइड है। क्लियर है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है कि जब मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन
इंक्रीज होगा अनटिल जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, सैचुरेशन ना हो जाए. So the rate of enzymatic reaction is directly proportional to the substrate concentration up to the certain limit. Clear है ये point आपको? इसका भी अगर हम क्वेश्चन देखें, इसके भी बहुत सारे MCQs आते हैं. If the concentration of the enzyme is kept constant, क्या कह रहे हैं? enzyme की concentration को क्या कर दिया है? constant कर दिया है. And the amount of substrate is increased. हम substrate की concentration को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं. सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं. अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट द रिएक्शन रेट. एक पॉइंट आएगा जिसमें जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर फिर भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं होगा. उसका रीजन क्या है? क्या रीजन बताया अभी मैंने आपको? डीनेचुरेशन ऑफ हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. क्या उस पॉइंट पर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं बताया अभी मैंने आपको. ऑल एंजाइम्स वर्किंग ऑप्टिमली. जितने भी एंजाइम्स थे वो सब जाके बाइंड कर चुके हैं सबस्ट्रेट से. सब ऑप्टिमली मैक्सिमली जो है वो वर्क कर रहे हैं. क्या ये ऑप्शन सही है? बी बिल्कुल, ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है. सी में क्या कह रहे हैं? आयोनाइजेशन एट हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या आयोनाइजेशन हो जाएगी, क्या इनएक्टिवेशन हो जाएगी? तो ये ऑप्शंस भी बिल्कुल रॉन्ग है. क्लियर? देन हमारे पास जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज लो देन सबस्ट्रेट. इसको अच्छे से आप लोग रीड करोगे. एंजाइम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से कम है. एंजाइम की कंसंट्रेशन कम है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है. pH and the temperature values are equal. pH and temperature values are equal to the requirement. जितनी एंजाइम को चाहिए थी उतनी ही pH उतनी ही टेम्परेचर दिया है. Then which of the following will increase the rate of reaction? तो अब इंक्रीज करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या करेंगे? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम. क्या अगर मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? जल्दी से आंसर करना आपने. इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. क्या सबस्ट्रेट के बढ़ाने से बढ़ेगा? सबस्ट्रेट तो ऑलरेडी ज्यादा है तो इससे तो इंक्रीज नहीं होगा. पीएच में इंक्रीज और टेम्परेचर में इंक्रीज. तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी यानी उसके ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर उसको पहले से हमने दिया हुआ है. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम. ऑब्वियसली बात है कि अभी एंजाइम कम है. सबस्ट्रेट की 100 यूनिट्स हैं, एंजाइम की 50 यूनिट्स हैं. अगर मैं एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा देती हूँ तो वो ज़्यादा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएंगे एंड देन हमें ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट मिलेगा. क्लियर? यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है और उस चार्ट में आपने क्या करना है? उस चार्ट में आपके पास जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स और उनकी पीएच आपको गिवन है. तो वो पीएच आपने जो है वो क्या करना है? याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं. साथ साथ मैंने इसके फंक्शन भी मेंशन कर दिए ताकि आप इसको भी लर्न कर लो तो आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो जाएगी. सो क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर वर्किंग ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेज. पेनक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज कौन सा एंजाइम होता है? किसको ब्रेक डाउन करता है? लिपिड्स को. उसकी ऑप्टिमम पीएच क्या है? ये चार्ट में आपके पास गिवन है. पेनक्रियाटिक लाइपेज की पीएच क्या है? 9. तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 9. ये भी आ जाते हैं, इसको छोड़ना नहीं है. कभी आप इसको अनइम्पॉर्टेंट समझो और इसको छोड़ दो कि ये कौन याद करेगा. ये भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इसके. जी, तो मैंने आपसे इस क्वेश्चन पूछा था जब मैं आपको लॉक एंड की मॉडल बता रही थी कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो जाके बाइंड तो कर गया है लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ. उसका जो स्ट्रक्चर था वो सबस्ट्रेट से सिमिलर था. तो आपने इसके क्या आंसर्स किए? आप सबने आंसर्स कर दिए होंगे. यहाँ पे इसको मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा था. दिस वन. ये क्या है? तो यही टॉपिक अब मैं आपको आंसर करने वाली हूँ. इनहिबिटर्स. किसको हम डिस्कस करेंगे? एंजाइम इनहिबिटर्स. एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, रोकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को. इनहिबिट करना, रोकना.
और वो भी हमारे पास कितनी टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, कंपैटिटिव और नॉन कंपैटिटिव। कंपैटिटिव का मतलब क्या है, compete करना, मुकाबला करना। तो यहाँ पर जो है वो एक इनहिबिटर है, एक मॉलिक्यूल है जो कि सबस्ट्रेट से बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन वो compete करता है सबस्ट्रेट के साथ कि वो एक्टिव साइट पर जाकर अटैच हो। तो उधर जो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो मॉलिक्यूल है जो जाके अटैच तो हो गया है लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या है, ये क्या होगा, कंपैटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पर आप डायग्राम में देखो कि एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट है। अब एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट नहीं आना था, ये पिंक कलर से आपको सबस्ट्रेट दिखाया हुआ है, लेकिन एक और मॉलिक्यूल है जो आपको ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ये कंपैटिटिव इनहिबिटर है। ये क्या कर रहे हैं, ये कंपीट कर रहे हैं उस एक्टिव साइट पर जाकर, सबस्ट्रेट से मुकाबला किया और उन्होंने कहा कि मैं जाके अटैच हो जाऊंगा, और वो वहां जाके अटैच हो गए। अब वो अटैच तो हो गए लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे इनहिबिशन को हम क्या कहते हैं, कंपैटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। और ये कैसी होती है, ये टेम्पररी होती है, टेम्पररी इनहिबिशन होती है, यानी रिवर्सिबल होती है। इट्स मीन कि अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूंगी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये जो इनहिबिटर आके अटैच हुआ है, फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, एंड देन वापस सबस्ट्रेट आके अटैच होगा और फिर क्या होगा, हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो कंपैटिटिव इनहिबिटर्स में हम क्या देखते हैं, कंपीट कर रहे होते हैं, उनकी शेप जो है वो बिल्कुल सिमिलर होती है सबस्ट्रेट से, फिट हो जाते हैं और वो वहां जाके एक्टिव साइट पर जाकर बैठ जाते हैं। नॉन कंपैटिटिव में क्या होगा कि सबस्ट्रेट से उनका कोई लेना देना नहीं, कंपीट नहीं करे, वो एक्टिव साइट पर जाके उन्होंने अटैच नहीं होना, उन्हें कोई मुकाबला नहीं करना, वो जस्ट कहाँ जाके अटैच होते हैं, अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के बगैर किसी और जगह जाके अटैच हो जाते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पर जाके अटैच हो गए। अब वो अटैच होने से क्या होगा, उस एंजाइम की जो शेप है एक्टिव साइट की, वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जब वो चेंज हो जाएगी तो अब सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं करेगा, सबस्ट्रेट यहाँ से क्या हो गया, एरो इस तरह दिखा रहे हैं, सबस्ट्रेट यहाँ से चला गया क्योंकि सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं हो सकता, अब तो शेप मैच ही नहीं कर रही है। तो ऐसे इनहिबिशन को हम क्या कहते हैं, नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। और ये कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी, क्योंकि उसने तो उसकी शेप ही को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। अब सबस्ट्रेट जाके बाइंड नहीं हो सकता है। यहीं पे हमारे पास एक और आती है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन में हम क्या देखते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर होते रेगुलेशन कर रही होती है। इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है जो ग्रीन कलर से शो किया गया आपको, एंजाइम के साथ जाके क्या होगा, बाइंड कर रहा है। ये एंजाइम 1 है, एंजाइम 1 ने जो है वो फिर क्या बनाया, प्रोडक्ट 1 बनाया, या ए से इंटरमीडिएट ए। अब ये ए जो है वो एंजाइम 2 पे जाके अटैच होगा, एंजाइम 2 पे अटैच हुआ, इसने एक नया प्रोडक्ट बनाया, एक नया इंटरमीडिएट बनाया जो कि क्या है, बी है। सब यहाँ पे हम नाम क्या दे रहे हैं उसको, बी। अब ये जो बी बना है ये किस पर जाएगा, एंजाइम 3 पर जाके एक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा। अब एंजाइम 3 ने जो है वो एक प्रोडक्ट बनाया जो आपको यहाँ पे येलो कलर से शो किया गया, ये हमारा क्या है, एंड प्रोडक्ट है। ये वो प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को चाहिए था, जो हमारी बॉडी को इसकी नीड थी। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्शन चल रहा है और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनना शुरू हो गए। जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, इस एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि इसमें से ये प्रोडक्ट जाएगा और उस एंजाइम पर, जो एंजाइम 1 था, उसके एलोस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड कर जाएगा। क्यों बाइंड करेगा, अब जब ये बाइंड करेगा तो इसकी जो शेप एक्टिव साइट की, ये क्या हो चुकी है, चेंज हो गई है, एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर दिया है। अब जो सबस्ट्रेट था वो बाइंड नहीं करा, तो ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा। तब तक रुक जाएगा जब तक कि ये जो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे प्रोड्यूस करें ये यूटिलाइज ना हो जाए, बॉडी इसको क्या ना कर ले, यूज ना कर ले, एंड देन फिर जो है ये रिवर्सिबल होता है, वापस से जो है वो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम टेम्पररी। अगर एक्टिव साइट ब्लॉक हो रही है, और कैसी ब्लॉक हो रही है, टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, तो इस इनहिबिशन को हम क्या कहते हैं, कंपैटिटिव इनहिबिशन में हमने ये देखा था, क्या रिवर्स हो रही थी,
हमने देखा था कंपैटिटिव इनहिबिशन में कि जब मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रही थी तो जो इनहिबिटर था वो इनहिबिटर क्या हो गया था, वहां से रिलीज हो गया था, चला गया था। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो कंपैटिटिव इनहिबिशन है वो कैसी है, वो टेम्पररी है। नॉन कंपैटिटिव फीडबैक या फिर हम यहाँ पे देखते हैं नॉन रिवर्सिबल, तो हम इसमें क्या आंसर करेक्ट लगाएंगे, कंपैटिटिव इनहिबिशन कैसी होती है, टेम्पररी होती है, और उसमें वो किसको ब्लॉक कर रहा होता है, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर रहा होता है। नॉन कंपैटिटिव और नॉन रिवर्सिबल ये तो हमें पता ही है कि ये क्या है, परमानेंट है। लेकिन फीडबैक इनहिबिशन में अगर मैं आपको बताऊं तो एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं किया था, बल्कि कौन सी साइट पर बाइंड किया था, एलोस्टेरिक साइट पर जाके बाइंड किया था उस इनहिबिटर ने। तो ये भी आंसर हमारा रॉन्ग होगा। लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में भी जो आपको मैंने यहाँ पे इक्वेशंस दी हैं, इसको अगर आप मेमोराइज कर लोगे तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपने इस पे देखना है, लाइव सेशंस में आपको यही बताया जा रहा होता है कि किस तरह से आपने पढ़ना है। तो ये इक्वेशंस जस्ट मेमोराइज करो एंड देन फिर आपको जो है ना रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे पास जो है वो क्लास ऑफ एंजाइम है, ये फंक्शन कर रही होती है। इसकी सीरीज होती है, सीक्वेंस होती है हमारे पास यहाँ पे क्लासेस की, और उसको हम कैसे याद रखते हैं, OTH लिल, इससे याद रखते हैं। ओ मतलब क्या है हमारे पास, ऑक्सीडो रिडक्टेज, नाम से ही पता चल रहा है क्या करवाएगा ये, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवा रहा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाएगा। अब अगर आप यहाँ पे इक्वेशन देखो, जस्ट इक्वेशन पे फोकस करना है, ए रिड्यूस्ड है, बी ऑक्सीडाइज है। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, ए के नीचे ऑक्स लिखा हुआ है ऑक्सीडाइज और बी रिड्यूस। तो जस्ट ये एक एग्जाम्पल दी है कि ऑक्सीडेशन रिडक्टेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम्स हैं वो क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवा रहे होंगे। ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज में अगर आप नोट करो ए बी और प्लस सी है। अब इसने क्या किया कि जो बी है, ये जो ग्रुप ऑफ यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये ट्रांसफर हो गया, ये किसके पास चला गया, सी के पास चला गया। तो अब ए प्लस सी बी हो गया। तो ये कौन से होंगे एंजाइम, क्लास ऑफ एंजाइम ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि ट्रांसफर करवा रहे होते हैं ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ग्रुप ऑफ एटम भी कह सकते हैं। हाइड्रोलेस एंजाइम क्या है, हाइड्रोलेस एंजाइम क्या करवा रहे होते हैं, ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं या हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे मेरे पास ए बी है, ये एक है ए बी, इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, साथ क्या इन्वॉल्व है, वाटर इन्वॉल्व है, एडिशन ऑफ वाटर होगी। अब इस एडिशन ऑफ वाटर ने क्या किया, ए और बी को अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया, ए के साथ H लग गया, बी के साथ OH लग गया। तो ये क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलेस एंजाइम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर करवाते हैं और बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होते हैं। लाइएस एंजाइम, लाइएस एंजाइम क्या कर रहे होते हैं, एंजाइम दैट कैटेलाइज द ब्रेकिंग ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। ये भी बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन हाइड्रोलेस एंजाइम और लाइएस एंजाइम में क्या डिफरेंस है, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे यहाँ पे ए बी है, ए बी के बीच में क्या दिखा रहे हैं, बॉन्ड दिखा रहे हैं, ए बी का बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब क्या बन गया, ये ए प्लस बी बन गए। तो ऐसे एंजाइम को हम क्या कहेंगे, लाइएस एंजाइम कहेंगे। आइसोमरेस एंजाइम, आइसोमरेस एंजाइम का काम क्या है, बहुत आसान है, नाम से समझ आ रहा होगा, आइसोमराइजेशन करवाएंगे। रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर आप उस टर्म को समझ लो, उस टर्म का मतलब क्या है। जैसे आइसोमरेस का मतलब क्या है, आइसोमराइज करना, आइसोमराइजेशन करवाना, तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। अब इसमें नोट करो ए बी और सी तीनों बॉन्ड्स में है, ए बी और सी बॉन्ड्स बने हुए बीच में। अब इसमें क्या होगा, आइसोमराइजेशन में जस्ट अरेंजमेंट करवा दी। अब ये क्या बन गया, ए सी बी, पहले बी था बीच में, अब बीच में क्या हो गया, सी हो गया, तो आइसोमर फॉर्म कर दिया इसने। लाइगेस एंजाइम, लाइगेस एंजाइम जो है वो क्या करता है, अभी आप लोग ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है। लाइगेस एंजाइम कौन से चैप्टर में रीड किया था, डीएनए लाइगेस भी आपने पढ़ा था। क्या काम होता है लाइगेस एंजाइम का, लाइगेस एंजाइम क्या करता है, ज्वाइन करता है टू मॉलिक्यूल्स को। डीएनए लाइगेस में हमने क्या पढ़ा था, डीएनए के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करवा रहा था।
तो अब अगर आप इसमें देखो ए बी और एटीपी इन्वॉल्व है, एटीपी जो है वो क्या करेगा, इसके हाइड्रोलिसिस करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ए बी, ए प्लस बी है। अब इसके बीच में क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। क्या बन गया है, ए और बी बन गया है। क्वेश्चन है हमारे पास कि मैम वी स्टोर एंजाइम एट फ्रीजिंग स्टेट, पहला ट्राई का क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने टेम्परेचर वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि ये जो टेम्परेचर रिड्यूस कर लेते हैं हम, तो रिड्यूस करने से क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। और ये हम अपने रेफ्रिजरेशन में भी यूज़ कर होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में जो हम मैकेनिज्म यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन में, वो यही होता है कि हम क्या करते हैं, इतना टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं कि वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव हो जाएगा और देन जब हमें नीड होगी तो हम उसको दोबारा वो मिनिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे कि वो वापस से क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, राइट। MCQs है हमारे पास लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन नहीं करवाता, नॉट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट। तो अमाइलेज, सेलुलोज एंड माल्टेज, सेलुलेज एंड माल्टेज, ये तीनों जो है वो किसको ब्रेक डाउन करवाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करवाएंगे। लेकिन लाइपेज, लाइपेज मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था किसको ब्रेक डाउन करवाता है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करवा रहा होता है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ब्रेक डाउन नहीं करवा रहा, ऑप्शन 1 लाइपेज इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने जो वो एंजाइम का टॉपिक डिस्कस किया है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको मेमोराइज होता है, स्टूडेंट्स जो है वो चैप्टर को पसंद भी कर रहे होते हैं बहुत। इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। उसके जितने भी आपके मार्क्स आए कि 10 में से आपके 7 करेक्ट थे, 10 आउट ऑफ 10 है, वो भी आप लोग मुझे मेंशन करोगे, बताओगे कि कितने मार्क्स हैं। और कोई इसमें चीटिंग नहीं करेगा, ऑनेस्टली बताया कि किसके कितने मार्क्स आए थे, फिर मैं आपके चेक करूँगी। और इस सेशन के भी जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वही 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हैं मैंने, आपने अभी सॉल्व करने, क्योंकि आप पूरा लेक्चर सुन चुके हो और अच्छे से समझ चुके हो। तो ये आपने जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये अभी सॉल्व करने। ये आपके पास 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट। अब आप क्या करोगे, मुझे इनके मार्क्स जो है वो फिर अपने नेक्स्ट सेशन में भी बताओगे कि किसके कितने MCQs करेक्ट थे, तो मुझे आइडिया होगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है। तो नेक्स्ट सेशन में ट्यूसडे हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग ने वो भी पढ़ा हुआ है, वो भी बहुत इजी चैप्टर है, स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है प्रोकैरियोट्स का। और उसमें से भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जैसे कि हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, तो थोड़े से ट्रिकी टॉपिक्स हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे जो MD-CAT के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी, तो आप उससे भी रिवाइज करके आओगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अच्छे से रिवाइज करके आओगे, अपने मार्क्स मुझे बताओगे, आंसर्स करोगे, मैं आपके हर आंसर को, आपके हर मार्क को चेक करूँगी। नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊँगी कि किस स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट बताएं। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।